द सेल्फ मापन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट दूसरा देखेंगे जो बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी से है, उसका हम पेपर 2 देखेंगे। तो आइए चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट के पास। और पहला क्वेश्चन है, राग दरबारी के रचनाकार का नाम बताइए। आपके ऑप्शन है मोहन राकेश, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ? ये प्रश्न बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, श्रीलाल शुक्ल। आगे चलते हैं। हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन है मैथिली सेनगुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, वियोगी हरि, सुमित्रा नंदन पंत। तो हारे के हरिनाम, इसके क्या हो जाएंगे सही आंसर? तो बी नंबर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। आगे चलते हैं। मिलान करना है तो सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। तो देखते हैं, मंगलसूत्र किसकी है, इरावती किसकी है, आवारा मसीहा किसकी है, तमस किसकी है। तो मंगलसूत्र जो कि प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है वो, तो ए का 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 ए में 4 बी दिया गया है, तो बी नंबर हो जाएगा सही। आगे देख लेते हैं। इरावती, इरावती जो है जनशंकर प्रसाद की है। उसके बाद आवारा मसीहा, आवारा मसीहा किसकी है, तो विष्णु प्रभाकर की। और तमस क्या है, तमस भीष्म शाहनी की, जो बहुत चर्चित उपन्यास है, जो कि एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछ लिए जाती है, तो आप इसे याद रखेंगे। आगे चलते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो प्रस्तुत पद के रचयिता के नाम क्या है? एक सूरदास, बी कुंभन दास, सी मीराबाई, डी तुलसीदास। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हो जाएगा सी मीराबाई। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है? तो यहाँ ग्रंथ के नाम पूछे गए हैं। तो ऑप्शन भी दिए गए हैं कि संस्कृति के 4 अध्याय, कविता के नए प्रतिमान, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, अगला राग दरबारी। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला है, संशय की एक रात के लेखक कौन है? मुक्तिबोध, श्रीकांत वर्मा, धूमिल, नरेश मेहता। तो संशय की एक रात किनकी है? तो ये नरेश मेहता की है, जो कि एक खंड काव्य है। इसके इनके और भी बहुत सारी कृतियाँ हैं। बन पाई सुनो, बोलने दो चीर को, मेरे समर्पित एकांत, और भी है। आगे देखते हैं। लाल तारा के रचनाकार कौन है? आपका ऑप्शन है राम वृक्ष बेनीपुरी, उदय शंकर भट्ट, निराला, हरिओद। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन हो जाएंगे राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इसको याद रखिए, क्योंकि राम वृक्ष बेनीपुरी की चर्चित उपन्यास गेहूं और गुलाब हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और इनके और भी कुछ प्रमुख है, जो पतितों के देश में मोती की मूर्ति, चीता के फूल, ये सब। और सबसे जो चर्चित है, जो हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं, गेहूं और गुलाब। अगला देखते हैं। चंडी चरित किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है?
एक गुरु गोविंद, अर्जुन सिंह, रामदास, अंगद। तो यहाँ आपके आंसर हो जाएंगे ए नंबर गुरु गोविंद सिंह। और जो इनकी जो संग्रह के नाम क्या है, दसम ग्रंथ। तो ये याद रखिएगा कि संग्रह जो इन्होंने रचनाओं का संग्रह है इनके, उसका नाम क्या है, दसम ग्रंथ। और एक इनकी जो जरूरी चीज़ है कि किन जो इनकी शैली होती है, उनकी सबसे प्रमुख शैली क्या है, तो ओजस्विनी। अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास चंदन घिरो के लेखक है विद्या निवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेरनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, हरिशंकर परसाई। हरिशंकर भाई, यह एक व्यंग परक रचना है। तो हरिशंकर परसाई व्यंग परक रचना के माहिर है, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं हम कि रजिया बेगम किसकी रचना है, गोपाल राम गहमरी, किशोरीलाल गोस्वामी, श्रद्धा राय फुलौरी या फिर प्रसाद। तो यहाँ पे आपके आंसर हो जाएंगे किशोरीलाल गोस्वामी, जो कि उपन्यास है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं चतुरी चमार उपन्यास किसका है, तो ये पता होना चाहिए, ये निराला जी की है। आगे देखते हैं आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अध्यापक पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त। तो यहाँ आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, अध्यापक पूर्ण सिंह। और ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सिलेबस में हमारे लगाए गए हैं निबंध है, जो आचरण की सभ्यता अध्यापक की जो पूर्ण सिंह द्वारा है रचित। यहाँ पर इसको याद रखिएगा क्योंकि ये सिलेबस में है। आगे देखते हैं तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक है शिवदान सिंह चौहान, रांगे राघव, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हो जाएंगे रांगे और राघव। और जो अन्य दिए गए हैं जैसे कि शिवदान सिंह चौहान, तो उनके लक्ष्मीपुरा, धर्मवीर भारती ने जो लिखे हैं उसके युद्ध यात्रा, और शमशेर बहादुर सिंह की प्लॉट का मोर्चा। तो इनके भी रिपोर्टाज याद रखिए, कहीं ना कहीं इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला है घुमक्कर साथ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो प्राय बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखिए कि घुमक्कर शास्त्र यात्रा वृत्तांत जो है किसके है। ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो एकदम इसको याद रखिएगा, राहुल सांस्कृतायन। अगला है आवारा मसीहा, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर है, प्रेमचंद, शरदचंद, पंत, निराला। तो क्या हो जाएगा, शरदचंद, जो विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक कौन है, मंजुल भगत, रमेश बत्रा, मृदुला गर्ग, सुरेंद्र तिवारी। तो यहाँ पर मंजुल भगत, सफ़ेद कौवा जो है मंजुल भगत द्वारा लिखी कहानी है। संदेश रासक के रचयिता कौन है, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, लक्ष्मीधर, हेमचंद। तो इसका बी हो जाएगा अब्दुल रहमान। आगे देखते हैं कालिदास हजारा की रचना किसने की, भारतेंदु ने, घनानंद ने, चिंतामणि ने, कालिदास ने। तो
कालिदास हजारा के लेखक कौन थे? कालिदास थे। आगे देखते हैं कि सरकटिलास तो सरकटिलास की कौन थे? गोपाल राम गहमरी, तो इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं लाल टीन का छत के लेखक कौन थे? भीष्म साहनी, उषा प्रियमदा, निर्मल वर्मा, नरेंद्र कोहली। तो यहाँ ऑप्शन में आपके सी जो दिए गए हैं निर्मल वर्मा सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखा गया तेरा वृत्तांत है? आज्ञे की, राहुल संस्कृति, यशपाल की, रामवृक्ष बेनीपुरी की। तो ये भी एक चर्चित यात्रा वृत्तांत है, तो इसे याद रखिएगा कि आज्ञे द्वारा लिखी गई है। और इनके एक और है जो अरे याजावर रहेगा याद, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न, इनमें से कौन द्विवेदियों के कवि नहीं है? तो ऑप्शन यहाँ आपके दिए गए हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सोहनलाल द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त। तो क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पर आपके सोहनलाल द्विवेदी, जो ये भारतेंदु युग के कवि नहीं है। ये जो सोहनलाल द्विवेदी है ये राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं धनिया और झुनिया, जो कि प्रेमचंद की चर्चित उपन्यास के पात्र है। तो कौन से उपन्यास के पात्र है? गबन, गोदान, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए गोदान के ये दोनों चर्चित उपन्यास के पात्र हैं। बाल मुकुंद गुप्त जो रचयिता निबंध ग्रह संग्रह है वो कौन से हैं? कहने का अर्थ है बाल मुकुंद गुप्त द्वारा जो रचित निबंध संग्रह है उसके नाम क्या है बता दें। भारत मित्र, प्रज्ञा मित्र, शिव सागर के चिट्ठे, शिव शंभू के चिट्ठे। तो यहाँ डी हो जाएगा आपका शिव शंभू के चिट्ठे। अगला है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा स्वसती पत्रिका का संपादन भार कब ग्रहण किया गया? 1900, 1903, 1907, 1909। तो 1903 में। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया तो किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत, जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी। तो हमें लगता है ये सबको पता होना चाहिए कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया। आगे देखते हैं हिंदी का पहला पत्र उदन मादन की प्रकाशन भूमि क्या थी? दिल्ली, इलाहाबाद, कलकत्ता, बनारस। तो ये पहला पत्रकारी पत्र थी, तो याद रख लीजिएगा ये कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न को देखते हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार है, कौन है? ऑप्शन यहाँ दिए गए राजा लक्ष्मण सिंह और राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। दूसरा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। तीसरा राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपके ऑप्शन हो जाएंगे राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है ये राजा द्वे के नाम से विख्यात थे। आगे देखते हैं राहुल संस्कृतैन की आत्मकथा का नाम है क्या है? तो ऑप्शन यहाँ है मेरे जीवन कथा, मेरी जीवन यात्रा, क्या भूलू क्या याद करूँ, इनमें से कोई नहीं। तो
आपको याद रखना होगा कि राहुल संस्कृत जे मेरी जीवन यात्रा, बी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि अगला प्रश्न पे आते हैं कि अपने जीवन काल में सिर्फ तीन ही कहानी लिखकर रचना की हिंदी साहित्य में अमिट छाप छोड़ने वाले कौन से रचनाकार है। और इसके जो कहानी है वो हमारे सिलेबस में भी लगाए हुए है, तो इसे याद रखिएगा। ये उस दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाते हैं क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी के जो हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं, क्या था, उसने कहा था। और इसके जो दो और कहानियां हैं, बुद्धू का कांटा तथा सुखमय जीवन, ये तीन ही कहानी लिखकर हिंदी में बहुत ख्याति प्राप्त किए हैं। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य के मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहा जाता है। क्या पूछेगा, मार्क्सवादी चेतना, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जनवाद और कविता। तो यहाँ प्रगतिवाद आंसर हो जाएगा कि जो मार्क्सवादी चेतना है वो प्रगतिवाद में मुख्य रूप से उजागर होती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है। तो यहाँ नहीं पूछा गया है। ऑप्शन है रामविलास शर्मा, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन के अनुसार जो आंसर है रामविलास शर्मा हो जाएंगे, जो कि ये ललित निबंधकार नहीं है। बाकी तीनों कहीं ना कहीं ललित निबंधकार लिखे ही हैं। और इसमें से जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है उनका हम हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, ये तीनों ने ललित निबंध लिखे हैं। ललित निबंध जो हमारे सिलेबस में एक लगे हुए हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है। तो ये सबको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो राही मशहूम रजा। आगे देखते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर रखा गया। तो क्या हो जाएगा आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 35 का सी नंबर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर जो नामकरण रखा गया वो था। वाण भट्ट की आत्मकथा क्या है, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा या कोई नहीं। तो याद रखिएगा वाण भट्ट की आत्मकथा, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध उपन्यास है। आगे देखते हैं, प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के क्रम में लगाना है। तो यहाँ दिए गए गबन, गोदान, सेवा सदन, तीन ही उपन्यास को क्रम से सजाना है। तो क्या हो जाएगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पहले आता है आपका सेवा सदन 1918 में, उसके बाद गबन आएगा 1931 में, उसके बाद गोदान जो कि अंतिम रचना है 1936 में। तो क्रम क्या बना, ग, क और ख। तो देखते हैं क्या हो जा रहा है, ग, क, ख। तो यहाँ पर क्या हो गया, बी नंबर सही हो जाएगा आपको। आगे देखते हैं, आला खंड का दूसरा नाम क्या है, परमाल रासो, बिसलदेव रासो, खुमान रासो, हमीर रासो। तो परमाल रासो के नाम से ये प्रसिद्ध है।
आगे देखते हैं, आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम क्या था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, राम कुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल संस्कृतायन। तो राहुल संस्कृतायन ने सिद्ध सामंत काल कहा था आदिकाल को। आगे देखते हैं, एक भारतीय की आत्मा किस कवि को कहा जाता है? मतलब किस कवि का उपनाम जो है एक भारतीय की आत्मा है? सोहनलाल द्विवेदी, रामचरित उपाध्याय, मैथिली सनगुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी। तो डी आंसर सही हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय की आत्मा उपनाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? भट्ट लोलट, क्षेमेंद्र, शंकु, अभिनव गुप्त। तो यहाँ सही हो जाएगा क्षेमेंद्र। इन्होंने औचित्य संप्रदाय के बारे में किया था। बनारसी दास जैन ने लिखी थी हिंदी की पहली जीवनी, हिंदी की पहली आत्मकथा, हिंदी की पहली कहानी या फिर पहला काव्य नाटिका? तो यहाँ आंसर आपके हो जाएंगे बी नंबर कि हिंदी की पहली आत्मकथा बनारसी दास जैन ने लिखी थी 1941 में। अर्धकथानक जो कि पहली आत्मकथा मानी जाती है तो बनारसी दास जैन द्वारा लिखी गई है। आगे देखते हैं, भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी का साहित्य का स्वर्ण युग कहा था? रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु। तो सही आंसर क्या हो जाएंगे? बी नंबर ग्रियर्सन। आगे देखते हैं, मेरा राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित संग्रह है? राम वृक्ष बेनीपुरी, कुबेरनाथ, विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? विद्यानिवास मिश्र। आगे देखते हैं, कुट्टी चाटन के उपनाम से, जो कुट्टी चाटन उपनाम है, इससे अपने नाम को छिपाकर मतलब कौन लिखते थे? तो कुट्टी चाटन किसको कहा जाता है? अज्ञे को। आगे देखते हैं, मेरी जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? राहुल संस्कृतायन, वियोगी हरि, शांति प्रिय द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर वियोगी हरि। आगे देखते हैं, विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? जो विश्वामित्र नाटक है उनके लेखक कौन है? तो यहाँ विश्वामित्रा के लेखक है तुम आपके उदय शंकर भट्ट। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु, भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो परीक्षा गुरु है, जो श्रीनिवास दास द्वारा कृत है, वो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। निर्मल वर्मा द्वारा चरित जो कहानी संग्रह है वो कौन से है? परिंदे, तलाश, बंजर या फिर कोई नहीं? तो ये परिंदे निर्मल वर्मा द्वारा चर्चित कहानी संग्रह है। आगे देखते हैं, सरस्वती पत्रिका के संपादक है कौन है? तो इस पे एक और प्रश्न हमने देखा बने हुए थे इसके पहले, तो यहाँ पे हो जाएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी।
आगे देखते हैं अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? दंडी, भामा, उद्भट, राजशेखर। तो अलंकार जो है वो है भामा जी है। निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? तो दादू दयाल, रैदास, कबीर, सुंदरदास। तो कौन हो जाएंगे? सुंदरदास, जो कि सभी कवियों में पढ़े लिखे थे। पद्मावत के छंदों पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम क्या कहा जाता है? सर्ग, कांड, खंड, अंक। तो इसे खंड कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो सूरदास, मीराबाई, नरोत्तम दास, तुलसीदास। तो पता होना चाहिए, तुलसीदास जी है। आगे देखते हैं नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, अकविता, समकालीन कविता। तो हमने देखा इसके पहले जो मार्क्सवाद से जो सब क्वेश्चन बने थे, तो मार्क्सवाद के अंतर्गत ही नागार्जुन आते हैं। तो मार्क्सवाद किसके अंतर्गत आते हैं? प्रगतिवाद के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखते हैं दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में चर्चित है? रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कुरुक्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? वीरेंद्र मिश्र, दुष्यंत कुमार, भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वसल दयाल सक्सेना। तो यहाँ आपके आंसर जो है वो हो जाएंगे वीरेंद्र मिश्र। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस रहा है? खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, परमाल रासो। तो यहाँ आप जो आंसर हो जाएंगे यहाँ पे सी हो जाएंगे कि विशलदेव रासो जो नरपति नाला द्वारा रचित है। तो इसकी जो यहाँ पे है कि वीर रस कहीं कहीं है, लेकिन श्रृंगार रस की प्रधानता दी गई है। आगे देखते हैं श्लेष अलंकार होता है क्या है? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार या उपयुक्त से अलग। तो याद रखेंगे श्लेष अलंकार शब्दालंकार होते हैं। तो स से श्लेष, स से शब्दा, याद रखिएगा। आगे देखते हैं प्रत्येक में 4 शब्द दिए गए हैं, जिसमें से 3 अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता है वही आपका उत्तर होगा। तो मधु, दूध, शहद, शराब। तो यहाँ आपका सही हो जाएगा दूध, क्योंकि मधु, शहद और शराब ये तीनों जो है अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं और दूध जो है इससे बाहर आते हैं। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरे प्राण निकल गए, मेरा प्राण निकल गया, मेरा प्राण निकल गए, मेरी प्राण निकल गई। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा कि मेरे प्राण निकल गए, ए नंबर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं वोल्गा से गंगा, ये जो रचना है किनकी है? श्याम सुंदर दास की, सरदार पूर्ण सिंह की, राहुल संस्कृतायन की या फिर डॉक्टर नागेंद्र की। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, राहुल संस्कृतायन जी की है। इनके और भी है जीने के लिए और सतमी के बच्चे, बहुरंगी और ये सब इनकी है। तो यहाँ पे ऑप्शन जाएगा राहुल संस्कृतायन, याद रखिएगा। जीही सुमिरत सीधी होई, गेन नायक कविवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्तियों में छंद कौन सा है? दोहा, सोरठा, बैरवे, रोला।
तो यहाँ जो है सोठा छंद का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे? तो इसका उत्तर तो आपको पता भी होना चाहिए कि जो सदल मिश्र हैं वो फोर्ट विलियम जो हिंदी के अध्यापक थे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य का जो काल है उसको पहचानना है। तो बच्चा सो रहा है, कौन सा काल है इसमें? पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान। तो यहाँ डी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चा अभी सो रहा है तो अपूर्ण वर्तमान में आ जाएगा कि जो अभी बच्चा सो रहा है वो पूरा नहीं हुआ है, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल में आ जाएगा, क्योंकि वो पहले से जो सो रहा है और अभी तक सो रहा है, जो पास्ट से लेकर फ्यूचर मतलब दो अभी तक वो पूर्ण काम जो है पूरा नहीं हुआ है, इसलिए अपूर्ण वर्तमान काल में आ जाएगा। यहाँ पर भूत और वर्तमान दोनों अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आगे देखते हैं, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? तो क्या है? ऑप्शन राम, रावण, दशरथ, पुत्र। तो यहाँ कारक बनने का कम योग्यता कौन रखेगा? ए नंबर, क्योंकि ये संज्ञा है, नाम दिया गया है। हालांकि दशरथ भी यह नाम है, रावण भी नाम है, लेकिन सबसे कम जो सबसे कम योग्यता रखने वाले हैं वो है राम। आगे देखते हैं, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? वर्तमान कालिक रूप में, भविष्यकालिक रूप में, भूतकालिक रूप में, अज्ञार्थक रूप में। तो यहाँ भूतकालिक रूप में जो कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता। आगे देखते हैं कि अब यहाँ पर रीअरेंज करना है, जैसे 1 से लेकर 6, एक 6 दिया गया, बीच में आपको सही क्रम को चयन करना है। तो एक राष्ट्रीय चेतना की समविष्टि ही लेकर रहने वाले व्यक्तियों भौगोलिक सीमा में देश है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको क्रम वाइज आप देखिए कैसे आपको फिट होता है और सही उत्तर इसमें से कौन सा होगा। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। एक भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्रीय चेतना लेकर रहने वाले व्यक्तियों की समाविष्ट ही देश है। ये आपका जो वाक्य है सही वाक्य बन गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आय, व्यय, नहर, लहर। ये पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा जो व्यय शब्द है वो पुल्लिंग है, बाकी तीनों स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का परवाची नहीं है? तो अनिल, अनल, मारुत, पवन। तो जो अनल है वो हवा का नहीं है, परवाची शब्द याद रखिएगा। आगे देखते हैं, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? जो ई है, तेली, चमेली, माली, अलबेली। तो यहाँ आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, चमेली में ई प्रत्यय नहीं है, बाकी तीनों में ई प्रत्यय लगा हुआ है। आगे देखते हैं, रसों के संचारी भावों की कुल संख्या होती है। ये स्टेट पेपर 1 में ये पूछा गया जो क्वेश्चन है, ये आ चुका है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। और भी बहुत सारे एग्जाम में ये देखा गया है, पूछा जाता है। तो ऑप्शन है 23, 27, 33, 37। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रसों जो संचारी भाव की कुल कितनी संख्या होती है? तो 33। धनुर्बाण में किस तरह का समास है?
तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे द्वंद्व समास है, क्योंकि धनु और बाण यहाँ दोनों अलग अलग हैं, तो इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं अनंत। जो अनंत शब्द की सही जो संधि है वो क्या होगी, तो 4 ऑप्शन दिए गए देख सकते हैं। अन प्लस अंत, अन मतलब हलंत के साथ आधा न दिया गया है, प्लस अंत अनंत, अनंत। तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर सही हो जाएगा। अन आधा न उसके बाद अंत, ये बी आंसर आपका सही हो जाएगा। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल। तो रानी केतकी इंसा अल्लाह खां द्वारा लिखा गया कहानी है। सर्वनाम को कितने भेद होते हैं, तो मैंने इस पर एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाया है कि किसके कितने भेद होते हैं, और सर्वनाम हमारे जो स्टेट पेपर 2 में है वो पढ़ना भी है। तो यहाँ से सीधे क्वेश्चन मैंने कहा भी था कि आ जाता है कि उस किसके कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पे पूछा गया कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो पता होना चाहिए आपको कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो ये आपके 6 भेद होते हैं। आगे देखते हैं खल। जो खल है यहाँ पर इसका यहाँ प्रवाची शब्द पूछा गया है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा खल का प्रवाची शब्द सही होगा। तो यहाँ पर खल का जो प्रवाची शब्द सही है बी नंबर, नीच, दुर्जन, धूर्त, कुटिल, पामर, अधम, ये सारे जो होते हैं ये सारे खल के प्रवाची शब्द हैं। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से जो अशुद्ध है उसे हमें छांटना है, तो क्या हो जाएंगे, तो यहाँ आपके आंसर जो है सी हो जाएगा, शमश्रु। बाकी सब शुद्ध है ये। अगला देखते हैं रिक्शा शब्द जो है किस भाषा का, अंग्रेजी, उर्दू, तुर्की, जापानी। तो जो रिक्शा शब्द है वो जापानी भाषा से है। आगे देखते हैं संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ गया, सम, सन, समस, सनस। तो यहाँ पर सम जो है सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप है जगते, जगतः, जगतः, जगत भय भय। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जगत शब्द का जो चतुर्थी एक वचन रूप होगा जगते। आगे देखते हैं भगवान करे तुम जल्दी अच्छे हो जाओ, ये किसका उदाहरण है, विधिवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक। तो यहाँ पर हम इच्छा कर रहे हैं कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ, तो सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि बहुत तर्कशील होते हैं या भावपूर्ण या विचारशील या कल्पनाशील, तो इनमें से क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो कवि होते हैं वो अत्यंत कल्पनाशील होते हैं। वो कल्पना के द्वारा बहुत कहाँ से कहाँ विचरण करते रहते हैं। वहाँ यहाँ पे ये दिखाएगा कि रवि जहाँ नहीं पहुँच सकते वहाँ तक कवि पहुँच जाएगा। आगे देखते हैं चिंता एक क्या है, वाक्यांश मेरे के स्थान की जो है पूर्ति करना है, तो रोग है, कष्ट है, व्याधि है, आदि है, क्या है, तो चिंता एक आदि है। हालांकि जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सारे ऑप्शन लगभग फिट बैठते हैं, लेकिन हमको यहाँ सही आंसर का चयन करना है जो आधे दिया गया है।
उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा? उत्साह जो शब्द है उसको विशेषण क्या बनेगा यहाँ? तो उत्साह शब्द का विशेषण हो जाएगा उत्साहित। आगे देखते हैं आमिष, इनका विलोम शब्द क्या होगा? तो ये बहुत सारे पेपर में दिए गए थे। आमिष का है निरामिष। आकाश पाताल के बीच लगने वाला जो योजक है वो क्या है? अल्प विराम, विस्मयादि, योजक या फिर उद्धरण। तो जो ये चिन्ह दिया गया है यहाँ पर, इसको योजक चिन्ह कहा जाता है। रस ध्वनि के प्रकार है दीर्घ, प्लुप्त, हर्ष या तीनों। तो रस ध्वनि के जो है ये तीनों हो जाएंगे। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए शब्द को में जो सर्वाधिक अर्थ व्यंजक विकल्प चुनना है। तो जो गयंद, इसमें जो सही अर्थ व्यंजक है उसे हमको चुनना है। तो ये बड़ा घोड़ा, जंगली भैंसा, गैंडा, बड़ा हाथी। तो गयंद क्या है ये? तो गयंद को जो बोला जाता है बड़ा हाथी। तो यहाँ डी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद दिया गया मूढ़ चेता। मूढ़ चेता को क्या कहा जाता है? मूर्ख जो बाद में चतुर बन गए हो, या फिर आलसी, मूर्ख, दूसरों के मूर्ख बनाने वाला। तो मूढ़ चेता का होता है मूर्ख, सी नंबर। आगे देखते हैं प्रायोगिक, जिसका प्रयोग कई वस्तुओं के योग से किया जाए, जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका हो, जिसका प्रयोग भविष्य में हो, जिसका नित्य प्रयोग किया। तो यहाँ हो जाएगा बी नंबर, जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका है उसे हम प्रायोगिक कहते हैं। आगे देखते हैं, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई और चली गई। पंक्ति में कौन सा अलंकार है यहाँ पर? तो ऑप्शन है उपमा, अनुप्रास, संभावना, उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा उपमा, क्योंकि खिली हुई हवा आई फिरकी सी, सा सी जब भी आए तो उपमा का बोध होता है, तुलना का बोध होता है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। पापी मनुज भी आज मुख से राम राम निकालते हैं। इस काव्य की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, दृष्टांत, विभावना, उदाहरण। तो यहाँ विरोधाभास दिया गया है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद, रति, श्रृंगार, ग्लानि। तो यहाँ शांत रस का जो स्थायी भाव है निर्वेद, याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि फिर यहाँ पे फिर एक सेंटेंस दिया गया है जिसको हमको क्रम में सही तरह से सजाना है। तो कुल मिलाकर आत्मरक्षा और निपुण किया जाता है, इसके बीच में जो चार है उसको हमको सही क्रम में रखना है। तो यहाँ हो जाएगा कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामले में महिला आयोग की रपट तथा पुलिस अधिकारियों की बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है कि छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में निपुण किया जाता है। तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, तब चेचक के समानांतर क्या हो जाएगा? तब चेचक के समानांतर एक और बीमारी थी, गैसी तला।
उसके बाद आ जाएगा प्रायः वह रोग गाय के थनों में होता था। आम धारणा थी कि बीमारी गाय का दूध पीने वाला शिकार हो जाता है और उसके हाथों में छोटे घाव फुसरी हो जाती है। तो बी नंबर सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास। तो क्या हो जाएगा इसके बाद? तो देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास सही हो जाएगा आपका ए नंबर। देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण सरकारी क्षेत्रों के उपकरणों के जरिए केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में योजनागत और योजनेतर साधनों द्वारा सीधे निवेश किया जाना। आगे देखते हैं, राज्यों को विभिन्न योजनाओं के लिए। तो यहाँ पे सही क्रम में क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर ये दिए गए हैं। तो राज्यों के विभिन्न योजनाओं के लिए योजना आयोग के माध्यम से जो संसाधन दिए जाते हैं उनका उद्देश्य देश के विभिन्न भागों का संतुलित क्षेत्रीय विकास करना है। तो यहाँ आपके ऑप्शन हो जाएंगे बी नंबर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी। तो यहाँ आंसर सी सही हो जाएगा कि राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले ये सुझाव सुझाया था। अगला प्रश्न और ये टेस्ट सीरीज 2 का अंतिम प्रश्न है, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययभाव। तो यहाँ पर आपके सही आंसर ये हो जाएगा कि देव जो महान है। तो जो का उदाहरण जहाँ रहे वहाँ पे बहुब्रीहि समास कर्मधारय समास हो जाते हैं। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर देव जो महान है कर्मधारय समास। तो मिलते हैं और अगले प्रैक्टिस सेट में। तो चैनल पे बने रहिएगा और इसे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम इसी तरह नए नए प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।